हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीएन एकेडमी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th का जो हॉर्नबिल है उसका पहला लेसन, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा था है। और इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो 11th में स्टडी कर रहे हैं वो इसको देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा तो यहीं पे इस वीडियो को पॉज करिए और जाकर के उस पहले पार्ट को देखिए, ताकि आपको स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज क्या है, हम जो सेकंड पार्ट है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको फोकस क्या करना है, जो वर्ड्स होते हैं उस पे फोकस करना है। वोकैब सेशन इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी तो आसान होता है, कोई भी सुन सकता है, कहीं से वो जो है कंसीव कर सकता है, लेकिन वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी वर्ड आपको इरिटेट करता है, नहीं समझ में आता है, तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है उस वर्ड को लेकर के, और आपको इंस्टेंटली जवाब मिल जाएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है सिनोनिमस के साथ। तो चलिए आज सेकेंड पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले पार्ट में आपने देखा कि खुशवंत सिंह जो है अपने दादी के साथ एक गांव के जो मकान था उस पे रहते थे, और उनके जो पेरेंट्स थे वो बाहर कहीं चले गए थे रहने के लिए। और वो दादी जी दोनों साथ में रहते थे, और साथ में पढ़ाई करने के लिए जाते थे खुशवंत सिंह। चूंकि जो स्कूल था वो एक टेम्पल से अटैच था, तो दादी जी स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ने वहां पे टेम्पल जाती थी, और ये प्राइमरी वाला जो एजुकेशन है दादी जी के साथ खुशवंत सिंह लेने जाते थे। वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग ने यहाँ तक लास्ट टाइम जो हमने जो पढ़ा था, लास्ट जो स्टेटमेंट था उसमें मैंने देखा, आप लोगों ने देखा था कि जो वो जाते थे तो साथ में ये दादी जी रोटियां लेके जाती थी बासी, और वो रोटियां जो है कुत्तों को खिलाने के लिए। और जब वो रिटर्न आते थे टेम्पल से तो वहां पे जो रोटी वगैरह बची होती थी वो उसको कुत्तों को फेंकते रहते थे, और कुत्ते जो है उसी रोटी के टुकड़े के लिए आपस में लड़ते रहते थे, भौंकते रहते थे, ग्राउलिंग करते थे, और पीछे पीछे लगे रहते थे। यहां तक कंटिन्यू कर चुके हैं और आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। देखो यहां तक हम पढ़ चुके थे। ये वाला जो आपका चैप्टर है, ये वाला जो पैराग्राफ है आपका खत्म हो चुका था, जहां पे हम लोग क्या करते थे, ये इन्होंने क्या बोला, दे फॉलो अस टू और होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग। यानी वो ग्राउलिंग करते हुए, झगड़ते हुए, हमारे पीछे आपस में लड़ते हुए चपाते के लिए लगे रहते थे। आगे यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए आगे स्टोरी क्या होती है, खुशवंत सिंह और उनके बीच का रिलेशन कैसे चलता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गान वो खुशवंत सिंह जी कहते हैं, वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी। यानी जब इनके पेरेंट्स जो है, पेरेंट आप समझ रहे हैं क्या है, कंफर्टेबली का मतलब होता है पूरे आराम से, मतलब इजली, बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाना, जहां पे कोई प्रॉब्लम या दुख तकलीफ ना हो, उसी को बोलते हैं कंफर्टेबली। सेटल का मतलब हो जाता है अस्थायी रूप से जो है रहने लगना। तो जब शहर में वो अस्थायी रूप से कंफर्टेबली उनके पेरेंट्स रहने लगते हैं, दे सेंट फॉर अस। याद रखना ये फ्रेज है सेंट फॉर। देखिए ये सेंट जो है ये बना है किससे, सेंड से बना है, सेंड से। सेंड का मतलब होता है भेजना, लेकिन याद रखना ये जब प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है, सेंड और फॉर एक साथ आता है, तो इसका मतलब होता है बुलवाना। इसका मतलब क्या होगा, बुलवाना। तो जब वो कंफर्टेबली सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो वो उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया, हम लोगों को बुलवाया। हम लोगों को मतलब दादी को और किसको, खुशवंत सिंह को शहर बुलाया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, और ये एक टर्निंग पॉइंट था इन आवर फ्रेंडशिप। यानी जो दादी और उनके बीच जो फ्रेंडशिप चल रही थी, जो रिलेशन चल रहा था, उसका वो टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर समथिंग इज चेंज्ड, यानी कोई चीज जहां पे बदल जाती है उसी को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। तो उनका रिलेशन यहीं पे चेंज होता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, आल्दो वी शेयर द सेम रूम। ये कह रहे हैं कि भले ही हम लोग, आल्दो जो है एक कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जब कभी भी, ये कह रहे हैं कि हम लोग हालांकि जो रूम होता है उसको एक साथ शेयर करते थे, यानी एक ही रूम में दादी भी रहती थी और एक ही रूम में खुशवंत सिंह भी रहते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ है, नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी।
साथ रहती थी दादी माँ, लेकिन अब वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी जैसा कि गांव में जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। और ये कह रहा है कि अब मैं मोटर बस के द्वारा इंग्लिश स्कूल में जाता था। अब टेम्पल्स में नहीं जाते थे, ये मंदिरों में पढ़ाई नहीं करते थे, स्क्रिप्चर वगैरह नहीं पढ़ना था इनको, ये बस से जाते थे इंग्लिश स्कूल। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री इन द, ये देखिए, कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और कह रहे हैं कि वहां पे गलियों में जो कुत्ते घूमते हैं, जैसे गांव में जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मतलब आवारा कुत्ते, तो शहरों में इस तरह के कुत्ते नहीं मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वहां पे शहरों में जो है इस गांव के जैसे कुत्ते नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने क्या शुरू किया, फीडिंग शुरू किया। फीडिंग का मतलब होता है ब्रिंग, पालन पोषण करना, किसी को खिलाना पिलाना, उसको फीडिंग होती है। तो किसको फीडिंग करना शुरू किया, स्पैरो को। स्पैरो क्या होता है, एक पक्षी होती है, हालांकि अब ये विलुप्त होने के कगार पे है, गौरैया। तो गौरैया को वो खिलाती थी कहाँ पे, कोर्ट यार्ड में। कोर्ट यार्ड क्या बोलते हैं, जो आपका वरांदा होता है उसी को हम कोर्ट यार्ड बोलते हैं। आप और सिटी हाउस यानी जो शहर का घर है उसमें गौरैयों को खिलाना शुरू करती है। यानी जब कुत्ते नहीं मिले तो गांव में कुत्तों को खिलाती थी चपाती। अब यहाँ पे कुत्ते हैं नहीं, तो वो उन्होंने क्या किया, जो गौरैया है उनको खिलाना शुरू कर दिया आंगन में। आई होप ये लाइन समझ में आ रही है। अगर इसमें से कोई वर्ड या कोई मीनिंग आपको इरिटेट कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। देखिए, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, रोल्ड बाई का मतलब क्या होता है, ये फ्रेज है, याद रखना। रोल्ड बाई का मतलब होता है पास, गुजरना। ये कह रहे कि जैसे समय बीतता गया, गुजरता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, तो हम एक दूसरे को बहुत कम, लेस बना है लिटिल से, लेस बना है मेरे प्यारे बच्चों लिटिल से। आपको पता है ये एक एडजेक्टिव है, और लिटिल का जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो लेस होता है, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म आपका लीस्ट होता है। तो ये करें, अब हम जो है पहले से कम एक दूसरे को देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ये करें कि कुछ समय के लिए तो ऐसा था कि वो मुझे जगाती थी, और जैसे गांव पे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वहां भी स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी। आगे देखिए, वेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टाट मी, तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर हमें क्या पढ़ाएं। यानी जब मैं वापस आता था घर पढ़ के, सुशांत सिंह बता रहे हैं, तो दादी जी उनसे पूछा करती थी कि आज आपको विद्यालय में क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर, ये कह रहे कि मैं उन्हें बताता था। देखिए, वुड का प्रयोग जब कभी भी आप आदत को बताते हैं, तो पास्ट वाले सेंटेंस में हमेशा आपको वुड का प्रयोग करना होता है, जब किसी हैबिट को रिपीट करते हैं या हैबिट को बताते हैं। देखिए, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ईटीसी। देखिए, ठीक है, तो मैं उन्हें क्या बताता था, मैं उन्हें बताता था क्या पढ़ाया गया, वेस्टर्न साइंस के बारे में, यानी जो पाश्चात्य साइंस है उसके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में, लर्निंग के बारे में, ग्रेविटी के नियम के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जान रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं। आर्कमिडीज का जो प्रिंसिपल है, जो आर्कमिडीज के सिद्धांत है उसके बारे में, वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और जो हमारा संसार है, जो करंट के सब्जेक्ट है, करंट अफेयर के, उसके बारे में मुझे पढ़ाया जाता था, और ये सारी चीजें मैं दादी को बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो दुखी हो जाती थी, ये सारी चीजें सुन करके वो दुखी हो जाती थी। अब क्यों दुखी हो जाती थी, शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, इसलिए क्योंकि वो अब मेरे लेसन में मेरा हेल्प नहीं कर पाती थी। क्योंकि देखिए, जब प्राइमरी स्तर पे प्राइमरी एजुकेशन इनका स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम स्क्रिप्चर पढ़ते थे, धार्मिक चीजों को पढ़ते थे विद्यालयों में। तो दादी जी को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता था, तो दादी जी क्या करती थी, इन सारी चीजों में उनका सपोर्ट करती थी। लेकिन अब चीजें बदल गई, अब ये इंग्लिश पढ़ाई करने लगे, वेस्टर्न कल्चर सीखने लगे, वेस्टर्न की पढ़ाई करने लगे, तो इन सारी चीजों में दादी उनका हेल्प नहीं कर पाती थी। और जब हेल्प नहीं कर पाती थी, तो दादी जी इरिटेट थी और उससे वो दुखी थी। चलिए, आई होप ये जो पैराग्राफ्स हैं दोनों, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई वर्ड आपको, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी वर्ड आपको इरिटेट करे, कंफ्यूज करे, कमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली जवाब मिलेगा। चलिए आगे देखिए क्या होता है दादी जी और इनके बीच का जो रिलेशन चल रहा है। यहां पे देखिएगा, जब वो इरिटेट रहने लगी, फिर आगे क्या होता है, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश एंड वाज
देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनको अब धार्मिक चीजों के बारे में नहीं बताया जा रहा था, भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा था, इसलिए दादी जो है अब परेशान थी। देखिए, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, यानी जो हमें अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाया जाता था, उन सारी चीजों में दादी जी को विश्वास नहीं था, बिलीव नहीं था, और इसीलिए वो डिस्ट्रेस रहती थी। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? परेशान, इरिटेट, ट्रबल्ड, या कह सकते हो ग्लूमी, सैड, कुछ भी कह सकते हो, निराश वगैरह। तो वो परेशान रहती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं बताया जाता था और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। स्क्रिप्चर जो होता है, क्लासिक्स होते हैं, जो हमारे वेद पुराण होते हैं, क्लासिक्स, उन्हीं को स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था और इसलिए दादी जो है परेशान रहती थी। देखिए आगे क्या होता है, वन डे आई एम, देखिए आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को जोर देके कहना, घोषणा करना हिंदी में कहते हैं। तो मैंने अनाउंस किया दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें अब संगीत भी सिखाया जाएगा, यानी संगीत सिखाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया दादी जी के सामने। अब इससे क्या होता है, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब दादी जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। दादी जी को नहीं पसंद था कि नाच गाना पढ़ाया जाए। गांव में भी देखते हो कि जो अगर कोई लड़का या बच्चा रील बनाने के लिए या ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा है डांस के लिए, या डांस कर रहा है लोगों को इकट्ठा करके, तो लोग गलत मानते हैं, वो उसको उसके कला से उसको नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरे वे में उसको जो है जज करने लगते हैं। तो उसी तरह से दादी भी थी, कंजर्वेटिव टाइप की हैं, पुराने ख्यालात की हैं, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई जब उन्होंने सुना कि अब इनको म्यूजिक लेसन पढ़ाया जाएगा, या म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में सिखाया जाएगा। आगे देखिए, टू हर म्यूजिक हेड, यहाँ पे देखिए, टू हर म्यूजिक हेड लीव्ड एसोसिएशन, ये कह रहे संगीत जो होता है वो किसका एसोसिएशन होता है, किसकी संगत होती है? लीव्ड का। लीव्ड का मतलब होता है जो लस्ट या कामुक या कामुकता, यानी जो ऐसे लोग होते हैं जो नाच गाना या जो दूसरे दिशा में जाते हैं बैड एसोसिएशन में, तो उनको लीव्ड एसोसिएशन कहते हैं। अब ये लीव्ड का संबंध लस्ट से है, याद रखना। लस्ट, अब लस्ट को हम क्या बोलते हैं? कामुकता बोलते हैं। कामुकता, अगर कामुकता नहीं समझ रहे तो वासना आप समझ सकते हैं, है ना? तो ये लीव्ड एसोसिएशन होता है म्यूजिक के पास। इट वाज द मोनोपोली, और ये मोनोपोली है। मोनोपोली का देखिए, यहाँ मोनोपोली बना है मोनो से, है ना? मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना? और पोली का मतलब राइट्स। तो ये कह रहे हैं कि इस पे सिंगल राइट्स है, मतलब एक अधिकार है। किसका अधिकार है? कि हेरलॉट्स की। हेरलॉट्स जो होते हैं, हेरलॉट्स हिंदी में हम अगर कहें तो इसको कहेंगे गणिका, गणिका, या इसको आप वैश्या भी कह सकते हो, वैश्या कह सकते हो, इसे हुक्स भी कह सकते हो आप, और बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में यूज किए जाते हैं हेडलॉट्स के लिए। तो कह रहे हैं उस पे जो संगीत पे किसका अधिकार होता है? हेडलॉट्स, यानी नाचने गाने वाली गणिकाओं का अधिकार होता है। बेगर्स, जो भिखारी होते हैं, वो नाच गाना करके भीख मांगते हैं। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक का मतलब होता है जो सज्जन होते हैं, जो जेंटल होते हैं, जो जेंटल होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका इसके लिए कोई वो नहीं है, जगह नहीं है। मतलब ये है कि जो नाच गाना है, दादी जी का ये मानना था कि नाच गाना, जो गणिका होती हैं, जो वेश्या होती हैं, और जो ये भीख मांगते हैं, भिखारी होते हैं, नीच लोग होते हैं, उनके ये उनका एसोसिएशन है, ये उनका काम है, उनपे उनका अधिकार है ना? लेकिन ये जो सज्जन लोग हैं, उनके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा दादी जी का मानना था। शी सेड नथिंग, वो कुछ कहती नहीं थी। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका साइलेंस बता देता था, उनका शांत होना ये बता देता था कि हमारे इस जो रवैया है, जो इस तरह के हमारा स्टडी चल रहा है, उससे वो इरिटेट है, खुश नहीं है। उनका ये साइलेंस जो है, ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा था, वो बता रहा था। आगे देखिए, सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो रेयरली बात करती थी। रेयरली का मतलब हार्डली, यानी बड़ी मुश्किल से, यानी कभी कभार, यानी अब उनके बीच का जो संवाद है वो भी इंटरप्ट होने लगा, अब बातचीत भी उनके बीच कम होने लगी। आगे देखिए क्या करते हैं, ये इनके बीच रिलेशन क्या होता है, क्या आगे चलती है कहानी इनकी। आगे देखिएगा, वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, ये कह रहे हैं जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद का मेरा रूम दे दिया गया, यानी मुझे एक अलग से कमरा मिल गया, अब दादी जी के साथ नहीं रहना है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड,
और ये जो फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था, जो हमारे बीच रिलेशन था जनरल, जो बना हुआ था दादी जी के और उनके नाती के बीच यानी खुशवंत सिंह के बीच, वो भी अब स्नैप होने लगा। स्नैप का मतलब क्या होता है? डिसअपियर। आप डिसअपियर भी कह सकते हो। डिसअपियर का मतलब गायब होने वाला, विलुप्त या समाप्त कह सकते हो। तो उनका जो फ्रेंडशिप है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विथ हिज रिजिनेशंस। ये कह रहे हैं बड़ी कह रही है अपनी स्वेच्छा से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लिया सेकुलिज्म को। सेकुलिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलिज्म का मतलब होता है अकेलापन या एकांत या अकेले रहना, यानी अपनी स्वेच्छा से, अपने रिजनेशन से। रिजनेशन का मतलब होता है त्याग देना किसी को इच्छा से। तो उनकी संगति को, उनके फ्रेंडशिप को उन्होंने अपनी इच्छा से त्याग दिया और उन्होंने क्या किया? अकेले रहना पसंद करने लगी वो। सी रियली लिफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील्स। स्पाइनिंग व्हील्स का मतलब क्या होता है? स्पाइनिंग वर्ब है, याद रखना, मतलब गोल गोल घुमाना। लेकिन हम यहाँ पे हमारे नाम के साथ ये जुड़ा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो स्पाइनिंग व्हील जो है, जो चरखा लोग चलाते थे पहले, ऐसे करके चरखा होता था। तो जैसे आप गांधी जी के बारे में सुने होंगे, चरखा चलाते थे, तो जो आप काटन होता था उसे रेशा वगैरह बनाने के लिए इसको गोल गोल घुमाना पड़ता था। तो दादी जी वही करती थी। अब बड़ी मुश्किल से अपने चरखे को वो छोड़ती थी टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। यानी अब किसी से बात भी नहीं करती थी दादी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज बोलते हैं जो सूर्योदय का टाइम होता है, जब सूर्य उगते हैं। और ये सनसेट जो होता है, सूर्य जब अस्त होते हैं उस समय को कहते हैं। तो कह रहे हैं सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सी सेट बाई हर व्हील। वो अपने किसके साथ बैठी रहती थी? व्हील के साथ, यानी अपने चरखे के साथ बैठे रहते थे। स्पाइनिंग यानी उसे गोल गोल घुमाते हुए। एंड द रिसाइटिंग। रिसाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बोल बोल के दोहराना, और दोहराते हुए किसको? प्रेयर्स को। यानी जो प्रेयर वो करती थी, राम राम सीताराम कुछ भी, वो उसको क्या करती? दोहराती रहती और चरखा ऐसे ऐसे चलाती रहती थी, और बड़ी मुश्किल से, यानी किसी से बात भी नहीं करती थी। अब आगे देखिए, ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। और केवल वो दोपहर में थोड़ा सा, आफ्टरनून में थोड़ा वो रिलैक्स करती थी। और कब? उस टाइम। वाइल एक जो है देखिए, वाइल कंजक्शन हो जो होता है हमारा, ड्यूरेशन को बताता है, समय को बताता है। तो ये कह रहे कि कब वो, सॉरी यहाँ पे वाइल कंजक्शन नहीं है, यहाँ पे फॉर ए वाइल है ना, कुछ क्षण के लिए एडवर्ब काम किया है। तो गांधी जी, ये गांधी जी कह रहे हैं, दादी जी जो है वो कुछ समय के लिए दोपहर में उनको रिलैक्स मिलता था। और कब? जब वो फीड करती थी। फीड करने के लिए किसको? गौरैयों को। यानी जब गौरैयों को खाना खिलाती थी, मतलब रोटी वगैरह तोड़ के देती थी, तभी जाके उनको आराम था। बाकी वो पूरा दिन चरखा चलाती थी और प्रेयर करती रहती थी। देखिए वाइल, अब यहाँ पे कंजक्शन है। वाइल सी सेट इन वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स। यानी जब वो बरामदा में बैठती थी और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड यानी सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड राउंड हर, और उनके चारों तरफ जो है इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग यानी किसी चीज का, क्रिएट का मतलब निर्माण करना, किसी चीज को बनाना शुरू करना। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब लगातार, कंटिन्यू। बेडलम। बेडलम का मतलब होता है बस्टल, यानी शोर शराबा, यानी ची चा चू चा मतलब करने के लिए बहुत बहुत सारी चिड़िया हमेशा इकट्ठा हो जाती थी और बहुत ज्यादा शोर करती थी। देखिए चिरपिंग्स जो होता है पक्षियों की बर्ड्स आवाज को कहते थे। सम केम, कुछ आती थी। एंड पर्च ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पे भी बैठ जाती थी। अदर ऑन हर सोल्जर, और उनके कुछ सोल्जर पे यानी कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड्स, यहां तक कि कुछ उनके जो हेड है उस पे भी जाकर के बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सू देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उनके जो लाइफ का रूटीन है, जो उनका दिनचर्या है, उसकी दिनचर्या में उनके उनके दिन का जो ये आधा घंटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा खुशी का टाइम होता था उस टाइम। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। अब देखिए खुशवंत सिंह क्या कहते हैं, ये अपने बारे में बताते हैं। वेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड, जब मैंने डिसाइड कर लिया। डिसाइड का मतलब होता है टू मेक ए माइंड, यानी जब निर्णय ले लेना किसी चीज के लिए। ठीक है, जब मैंने डिसाइड कर लिया टू गो अब्रोड। अब्रोड फॉरेन को कहते हैं, यानी अब जो देश छोड़ कर जो दूसरे देश होते हैं उनको हम अब्रोड कहते हैं। जब मैंने विदेश जाने का निर्णय ले लिया फॉर फर्दर स्टडीज, यानी आगे की पढ़ाई के लिए।
आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो मुझे इस बात पे श्योर था, कंफर्म था कि जो मेरी दादी हैं वो जरूर अपसेट हो जाएंगी, क्योंकि बचपन से उनके साथ रहा और टाइम स्पेंड किया। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी दादी अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 साल उनसे दूर रहूंगा। एंड एट हर एज, और उनकी जो उम्र है, वन कुड नेवर टेल, कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब दादी जी जिंदा रही कि नहीं 5 साल, ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एज ज्यादा हो गई थी। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि जो मेरी दादी हैं वो अपसेट होंगी, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुड। कुड के बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आपका वो है सेंटेंसेस हैं वो नहीं लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे के सेंटेंस है वो रिवर्स, जो रिवर्स के सेंटेंस है वही कंटिन्यू होंगे। यानी ये सोचे थे कि दादी जी अपसेट होंगी, लेकिन अपसेट वो नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहां तक कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, उनको जरा सा इमोशनल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई जब वो जा रहे थे। सी केम टू लीव मी, देखिए, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो कह रहे मुझे छोड़ने के लिए, देखिए वो मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन में आई, लेकिन न मुझसे बात की और ना ही किसी तरह का वो इमोशन दिखाई। और ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी ने, गांधी जी बार बार दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि दादी जी जो है ना वो सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम अकेले ही ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ हमें नहीं रहना है, अकेले में मस्त मस्त है, खुश है। और इसीलिए उनके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हर लिप्स मूव इन पेयर, और उनके जो होठ थे वो प्रेयर के लिए चल रहे थे, लगातार कंटिन्यू कंस्टेंटली वो प्रेयर किए जा रही थी। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, और उनका पूरा दिमाग किसमें लग्न था, किसमें खोया हुआ था? प्रेयर में खोया हुआ था। यानी उनको जो दादी जी हैं उनको सिर्फ अपने प्रेयर और भगवान और गॉड के बारे में सोचना था, और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना था। अपने सेकुलरिज्म को इस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और उनके जो फिंगर्स थे वो बिजी थे। बिजी थे मतलब व्यस्त थे क्या करने में? जो रोजरी है, रोजरी कंठी को कहते हैं, आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बता चुका। कंठी के जो बीट्स हैं, बीट्स का मतलब दानी यानी कंठी, तो कंठी गिनने के लिए उनके हाथ जो है वो बिजी थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और उन्होंने धीरे से बिना कुछ बोले मेरे फॉरहेड पे यानी माथे पे उन्होंने किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उन आगे गया, मतलब मैं आगे बढ़ा, आई चेरिस्ड, मैं प्रसन्नचित था। द या करेक्ट, मैं आई चेरिस्ड द मॉइजेस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। तो उस इम्प्रिंट को, इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप, जैसे अब उन्होंने किस किया तो उनके होठ के छाप जो है उनके फॉरहेड पे उन्होंने फिल किया, और फिल करके उनको लगा कि शायद उनके बीच जो फिजिकल कंटेक्ट है, यानी जो शारीरिक संबंध है, यानी जो फिजिकल कंटेक्ट है, वो ये लास्ट होगा, ये लास्ट साइन होगा उन दादी जी का, ऐसा उन्होंने सोचा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, देखिए आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, यानी कह रहे 5 साल बाद मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट स्टेशन, और फिर जाके मैं उनसे स्टेशन पे मिला। यानी 5 साल बाद घर आए और इनको लगा कि अब दादी जी तो नहीं मिली, लेकिन 5 साल आए, दादी जी फिर स्टेशन पे लेने चली आई उनको। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और अगर 5 साल बिता के मैं विदेश में आया, लेकिन दादी जी एक दिन की भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा मैं उनको देख के गया था, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में, वही कंडीशन अब भी एक्टिव था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी वर्ड्स का मतलब, नो टाइम फॉर वर्ड्स का मतलब ये है कि शब्दों के लिए उनके पास आज भी टाइम नहीं था, यानी आज भी उनको मुझसे बात करने के लिए कोई टाइम या समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, और जब मैं, वो मुझे क्लैप्स की, क्लैप्स का मतलब होता है चिपका लेना या गले लगा लेना, हक करना। जब मुझे दादी जी ने हक किया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, देखिए आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, से कह रहे तब मैं उनसे उनका जो प्रेयर का रिसाइटिंग यानी दोहराना, तब भी मैं सुन सकता था। यानी जब मुझे गले लगाई थी तब भी वो अपने प्रेयर को दोहराई जा रही थी। इवन इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ये कह रहे यहां तक कि मेरे जो आगमन है मेरा, मैं विदेश से जो मैं पहले दिन आया, होता क्या है जब कोई बाहर से हमारे यहाँ आता है तो उसमें हम ज्यादा खुश रहते हैं, और जो बाहर से आता है उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये कह रहे इवन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर, अब यहाँ पे देखिए, कह रहे मेरे आगमन के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरो,
whom she fed longer and with frivolous rebukes। और कह रहे हैं कि तब भी जो दादी जी हैं उनका जो खुशी वाला मोमेंट था वो उन गौरैयों के साथ था जिनको काफी लंबे टाइम से खिलाती हुई आ रही थी विथ फ्राइवुलस रिबुक्स। फ्राइवुलस का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, फ्राइवुलस इरेज कर दे थोड़ा सा क्योंकि ये वर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये जो फ्राइवुलस है, याद रखा, फ्राइवुलस का मतलब होता है होलो, मतलब झूठे मुठ्ठे ना, झूठे मुठ्ठे, तो वो झूठे मुठ्ठे। रिबुक का मतलब होता है चाइट, डांट या फटकार। तो यानी दादी जी वो चिड़ियों खिलाती थी और मतलब हल्के मन से उनको भगाती भी थी। इन द इवनिंग, और शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, यानी शाम को उनके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, परिवर्तन क्या हुआ कि काफी टाइम से वो प्रेयर करती हुई चली आ रही थी लेकिन आज उन्होंने प्रेयर नहीं किया। सी कलेक्टेड वुमेन, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया ऑफ द नेबरहुड, यानी पड़ोस के, उन्होंने पड़ोस की जो औरतें थी उनको इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। अब देखिए दादी जी जो अकेले रहती थी, जो प्रेयर करती थी, वो यहाँ पे आकर के सिर्फ गौरैयों को खिलाने के लिए टाइम मिलता था उनके पास, बाकी किसी से बात नहीं करती। अचानक उनके अंदर चेंज आ गया। चेंज क्या हुआ कि जो औरत हमेशा शांत बैठी रहती थी, आज वो औरत पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके ड्रम मंगाई, ड्रम का मतलब ढोल मंगाई, और गाना गाने लगी। जैसे अपने यहाँ शिव चर्चा होता है, सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसी तरह से दादी शहर में करने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, यानी कुछ घंटों तक, सी थम द सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपिडेटेड ड्रम। यहाँ पे देखिए सैगिंग स्किन का मतलब होता है जो डिलेपिडेटेड, और सैगिंग एक ही तरह का है, मतलब जो पुराना हो, सड़ा गला या जो खराब हो चुका हो। डिलेपिडेटेड उसी को कहते हैं, सैगिंग भी उसी को कहते हैं। तो यानी जो ड्रम होता है, जो ढोल होता है, उसका जो चमड़ा, उसकी यह बात कर रहा है यहाँ पे। दादी उसे घंटों तक उस पर थम थम मतलब उसको पीटती रही, उसको बजाती रही। एंड sang ऑफ द होम्स कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो वॉरियर्स हैं, जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं उनको वॉरियर्स कहते हैं, जो योद्धा होते थे। तो पहले के टाइम में जब हमारे यहाँ राजा का टाइम होता था, डायनेस्टी चलती थी, तो लोग युद्ध करने के लिए दूसरे स्टेट में जाते थे। तो जब वो युद्ध करके सैनिक घर आते थे तो घर वाले उनको ग्रीटिंग सॉन्ग जिसे बोलते हैं, स्वागत गीत, जैसे हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी पे नेता उता जी आते हैं और मुख्य अतिथि आते हैं, उनके लिए गाया जाता है। उसी तरह से घर की औरतें उनके स्वागत में स्वागत गीत गाती थी। तो ये भी, ये दादी जो है, ये भी ढोल बजा बजा के स्वागत गीत गाई घंटों तक। वी हैड टू परस्यूड, परस्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए आग्रह करना, मनाना। तो ये कह रहे कि हमें मनाना पड़ा हर टू स्टॉप एंड एवॉइड ओवर स्टेयरिंग। ओवर स्टेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज का एक्सेसिवनेस, अत्यधिकता। यानी जब खूब ज्यादा इतना लीन हो गई थी, पीट पीट के बजाए जा रही थी, तो हम लोगों को मना करना पड़ा, मनाना पड़ा कि दादी अब छोड़ दे, बंद कर दे, रह दे, बहुत गौलू। आगे देखिए, डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रेयर। ये पहला टाइम था, जैसा कि मैं जानता था, खुशवंत सिंह ने बोला कि ये पहला टाइम था कि जब उन्होंने प्रेयर नहीं किया। यानी जब से वो पैदा हुए उनको प्रेयर करते ही देखें, ये दिन का पहला टाइम था जिस दिन उन्होंने प्रेयर नहीं किया, बल्कि उस दिन ढोल बजा बजा के उन्होंने गाना गाया। आगे देखिएगा, चलिए खत्म हो गया, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल। अब देख ले, अगले सुबह क्या हुआ, ये बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था, ज्यादा बुखार नहीं था। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा, मतलब, लेकिन दादी जी ने कुछ और समझ लिया। डॉक्टर ने बुखार को बोला कि चला जाएगा, लेकिन दादी जी ने खुद को समझ लिया हम चल जाओ। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी जी ने कुछ अलग ही सोच लिया। डॉक्टर ने बुखार को बोला कि अब ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन दादी ने समझ लिया कि मैं समाप्त हो जाऊंगा। सी टोल्ड अस, उन्होंने मुझे बताया कि, देखिए उन्हें हम लोगों को बताया कि हर इंड वाज नियर, कि उनकी जो इंड है, जो उनकी मृत्यु है, वो आ चुकी है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने कहा कि जब हमारा अंत आ चुका है, अंत के कुछ टाइम पहले ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने ओमिटेड किया। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, फॉरगॉट, यानी भूल जाना, मिस कर देना, छोड़ देना। मैंने प्रेयर करना छोड़ दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और इसलिए वो अपना और टाइम जो है हमसे बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती हैं, वो प्रेयर करना चाहती हैं, ऐसा दादी जी ने हम लोगों से कहा, क्योंकि वो उनका टाइम आ चुका है अब।
वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब किसी चीज का विरोध करना। आप जंतर मंतर पे देख रहे थे क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट उसी को कहते हैं। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे धरना को, हमारे जो मनाने वाला प्रोसेस था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं मानी दादी। सी ले पीसफुली, वो बड़ी शांति से लेट गई। ले का मतलब होता है लेट जाना। वो बड़ी शांति से लेट गई इन बेड, यानी बेड में, प्रेइंग यानी प्रेयर करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और कंठी माला जपते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग कुछ संदेह कर पाते। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में संदेह करना। करे इसके पहले कि हम लोग कुछ सस्पेक्ट कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, और उनका होठ जो है वो चलना बंद हो गया। एट द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी बेजान हाथों से कंठी गिर के नीचे चली गई, यानी दादी जी चली गई। ए पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक बड़ी ही शांति भरा, पेलोर का मतलब होता है पीलापन, उनके चेहरे पे छा गया। एंड वी न्यू, और हम जानते थे कि सी वाज डेड, यानी वो अब मर चुकी, दादी जी चली गई। चलिए, दो पैराग्राफ छोटा छोटा है और देख लीजिए, थोड़ा पेशेंस बना लीजिए। चलिए थोड़ा सा गेयर चेंज करके और स्पीड में करते हैं। वी लिफ्टेड, देखिए, वी लिफ्टेड हर ऑफ the bed, and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। देखिए, हम लोगों ने उन्हें बेड से उठाया, जैसा कि कस्टमरी है। कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज, जैसा कि रीति रिवाज है, कोई मर जाता है तो उसको बेड से उठा करके नीचे सुला दिया जाता है। उसी तरह से दादी को हम लोग ने क्या किया, बेड से हटा करके ग्राउंड पे लिटा दिया और कवर कर दिया, ढक दिया। किससे? रेड कलर के श्राउड से। श्राउड का मतलब क्या होता है? कफन होता है। कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स मॉर्निंग, देखिए आफ्टर फ्यू आवर्स मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए आपका जो है ये मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्न है, MOURN, जिसे गांव में मौन मौन कहते हैं। ये मॉर्न का मतलब होता है उदास होना, शोक मनाना। यानी कुछ घंटे शोक मनाने के बाद वी लिफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल। फर्नल का मतलब होता है अंत्येष्टि, यानी अंत्यक्रिया, यानी उनकी क्रियाक्रम के लिए हम लोगों को अरेंज करना था, अरेंजमेंट करना था। इसीलिए दादी जी को हम लोगों ने अकेले वहीं कमरे में छोड़ दिया, उनके लाश को। इन द इवनिंग, और शाम को, वी वेंट टू हर रूम, और शाम को हम लोग उनके कमरे में गए, विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर। क्रूड स्ट्रक्चर जो होता है अर्थी को कहते हैं। तो क्रूड स्ट्रक्चर के साथ जो है हम कमरे में गए, टू टेक हर टू बी क्रीमिटेड, यानी उनके दाह संस्कार। क्रीमिटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना। उनका दाह संस्कार करने के लिए हम उनको जब लेने उनके कमरे में गए, द सन वाज सेटिंग, जो सन है वो अस्त हो रहा था, यानी सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लीड हर रूम एंड वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्ड लाइट, यानी सूर्यास्त के टाइम पूरा बरामदा, पूरा घर, उनका कमरा जो है वो एक गोल्डन लाइट से जो है पूरी तरह से जगमगा रहा था, ब्लेजिंग कर रहा था, चमक रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, ये कह रहे हम लोग जो है आंगन के आधे रास्ते ही रुक गए। क्यों रुक गए? ऑल ओवर द बरामदा, क्योंकि पूरे बरामदा में, एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी ले डिड, यानी जहां पे दादी मरी पड़ी हुई थी उस रूम में और पूरे बरामदा में। स्टीफ ऑफ, देखिए स्टीफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहां पे वो लाल कफन में रैप की गई थी। रैप का मतलब होता है लपेटा गया, तो लपेटा गया था दादी माँ को। वहां पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, यानी हजारों गौरैया, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पे वो बिखरी हुई थी, यानी पड़ी हुई थी। बहुत सारी गौरैया जो है आकर के इकट्ठा हो गई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, और आज वो गौरैया जो है बेडलम नहीं कर रही थी, शोर शराबा नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें उन चिड़ियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो है उन्हें लगा कि चिड़िया रोज खाती थी और आज नहीं खाने को मिला, इसलिए भूखी होंगी, और इसलिए मेरी माँ ने उनके लिए रोटियां दी। शी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जिस तरह से मेरी दादी माँ तोड़ तोड़ करके दिया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उसे तोड़ करके उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो स्पैरो थी यहां तक कि उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, यानी ब्रेड पे ध्यान भी नहीं दिया, इतना ज्यादा वो दुखी थी। यानी दादी जी के जाने के बाद गौरैया भी बहुत दुखी थी। चलिए लास्ट लाइन है आपका, देखिएगा लास्ट अच्छा पैराग्राफ। वेन वी, यहाँ पे देखिएगा, चल थोड़ा सा बड़ा हो जा, देखिए वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स, क्रॉप्स में डेड बॉडी होता है। जब हम दादी माँ की डेड बॉडी को
ये ऑफ का प्रयोग किया रहे थे, हटा रहे थे, नहीं लेके जा रहे थे। दे फ्लेव अवे क्वाइटली, वो बड़ी शांति से फ्लेव अवे, फ्लेव अवे का मतलब उड़ जाना, बड़ी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह, स्वीपर्स यानी जो झाड़ू वाला है, स्वेप्ट माने झाड़ू लगा दिया, द ब्रेड यानी ब्रेड को, जो ब्रेड का क्रम्स है, जो टुकड़े हैं, इनटू द डस्टबिन यानी डस्टबिन में, यानी झाड़ू लगा कर उसको डस्टबिन में हटा दिया। और इस तरह से जो रिलेशन है दादी जी का और खुशवंत सिंह का, वो समाप्त हो चुका। तो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट के माध्यम से इस कहानी का जो थीम है, आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, क्या क्या आपको इंसाइट मिली, क्या आपके अंदर समझ पैदा हुई, इस कहानी को पढ़ के आप जरूर बताइएगा। और मेन थीम क्या था इस कहानी का, ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।